नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आरो यारो समीक्षा अधिकारी की ये जो श्रृंखला चल रही है, इसी कड़ी का ये तीसरा लेक्चर जो कि आज आधुनिक भारत से होगा, जहाँ पे आधुनिक भारत की शुरुआत और मध्यकालीन भारत की समाप्ति होती है। एक बीच की कड़ी उत्तरवर्ती मुगल काल, ये लेटर मुगल पीरियड, इसी चैप्टर की आज हम चर्चा करेंगे। इसी के बारे में एक एक पहलुओं की चर्चा करेंगे। इसके पहले दो लेक्चर भारतीय संविधान से मैंने आप तक प्रोवाइड करा दिया है। देखिए, जहाँ तक आप ये जानते हैं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये केवल समीक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली जो भी परीक्षाएं आप देंगे उन सभी में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हम इस अपने लेक्चर्स को विशेष रूप से यूपी, पीसीएस, बीपीएससी यानी पीसीएस परीक्षाओं के लिए केंद्रित करते हुए आप तक ला रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लेक्चर है इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी जानकारी आपको लिंक में मिलेगी। लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जहाँ पर आप क्लिक करके पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। खैर, आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल हम उन मुगल ये राजाओं को कह सकते हैं, मुगल बादशाहों के लिए कह सकते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को 3 मार्च 1707 को होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इसके बाद के मुगल शासक होते हैं, 11 मुगल शासक हुए, लेकिन उन शासकों ने मुगल सत्ता के उस वर्चस्व को स्थापित नहीं रख पाए वो मुगल शासक, जिस वर्चस्व की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक 1526 से 1707 ईस्वी में एक मजबूत केंद्रीय शासन रहा, लेकिन औरंगजेब के समय ही उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों ने इस मजबूत केंद्रीय शासन को प्रादेशिक विभाजन में बदलने का काम किया, और वहीं से ये शुरुआत होती है मुगल सत्ता के विभाजन की। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्तरवर्ती मुगल काल को देखते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल की जो शुरुआत होती है वो एक युद्ध से होती है, जजाऊ या जाजौ का युद्ध। जजाऊ या जाजौ का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों में जो विवाद होता है, लड़ाइयाँ होती है, उसमें दो महत्वपूर्ण, एक मुअज्जम और एक आजम। मुअज्जम जो कि काबुल का सूबेदार था औरंगजेब के समय, और आजम जो कि गुजरात का सूबेदार था। इन दोनों के बीच औरंगजेब के ये मृत्यु के बाद 18 जून 1707 ईस्वी को जाजौ नामक स्थान पर युद्ध होता है। जाजौ जो कि आगरा से 20 मील दक्षिण में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जजाऊ या जाजौ का युद्ध। डेट याद रखिएगा, 18 जून 1707। इस युद्ध में मुअज्जम आजम को पराजित करता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठता है। इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम का जो काल है वो 1707 में प्रारंभ होता है। 1712 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। ये बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठता है तो ये राजपूत राजाओं के साथ एक अलग नीति अपनाता है। ये जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को नियुक्त करता है। इसी तरीके से मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल सत्ता में रहने के लिए बाध्य करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद इसको अपनी गलती का एहसास होता है कि राजपूतों के साथ मिलाकर ही मुगल सत्ता चल सकती है, तभी मजबूत बनी रह सकती है, और इस तरीके से पुनः जो है जय सिंह को उनके राज्य को और अजीत सिंह को उनके राज्य को वापस दे दिया जाता है। कुल मिला जुलाकर बहादुर शाह प्रथम अब बहुत शक्तिशाली शासक इस मायने में नहीं रहा, क्योंकि औरंगजेब के समय जो उसके सबसे उच्च पद का जो सेनापति था, सबसे उच्च पद प्राप्त जुल्फिकार खां था, उसने बहादुर शाह प्रथम को गद्दी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बहादुर शाह प्रथम
ने जुल्फिकार खां की सलाह पर ही संभाजी के पुत्र शाहू को कैद से मुक्त कर दिया था 1707 में। औरंगजेब के समय संभाजी के पुत्र शाहू को कैद किया गया था। औरंगजेब की पुत्री जो थी जीनत उल निशा, ये जो बालक शाहू था उसका पालन पोषण जीनत उल निशा ने किया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जो प्रथम था उसे खफी खां ने शाही बेखबर की उपमा दी है। ये ध्यान रखिएगा, शाही बेखबर, ये उपमाएं भी पूछी जाती हैं। मैं अभी यहाँ आपको ये पूरा उत्तरवर्ती मुगल शासकों का क्रम भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ मैंने शुरुआत की है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर भी कहा गया है। बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ अच्छी नीति अपनाई, ये यूँ कहिए कि एक मित्रता की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ बहादुर शाह प्रथम ने संधि की। बहादुर शाह प्रथम के साथ मुलाकात के लिए ये दक्षिण जाते समय 18 अप्रैल 1708 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ नामक स्थान पर, नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगानी जमशीद खां, ठीक, तो जमशीद खां द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? नांदेड़ नामक स्थान पर, जब ये बहादुर शाह प्रथम से मिलने जा रहे होते हैं। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। हत्या किस दिन होती है? 18 अप्रैल 1708 को। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह प्रथम के समय ही 1711 ईस्वी में जोशुआ केटेलार, ठीक, जोशुआ केटेलार, ये भी नाम याद रखिएगा। तो जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल 1711 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के समय में भारत आता है। इस प्रतिनिधि मंडल में जूलियाना नामक एक पुर्तगाली महिला भी होती है। जूलियाना नामक इस पुर्तगाली महिला को बहादुर शाह ने बीबी या फिदवा की उपाधि दी। तो ये याद रखिएगा, बीबी या फिदवा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जूलियाना, ठीक। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। 1711 में जो डच प्रतिनिधि मंडल आता है जो कि जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में रहता है, इसके साथ एक महिला जो कि जूलियाना, ये महिला आती है, पुर्तगाली महिला, जिसे बहादुर शाह प्रथम ने कौन सी उपाधि थी? बीबी या फिदवा की उपाधि थी। बहादुर शाह प्रथम की 1712 में मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम की जो मृत्यु होती है, इसके बाद जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 तक शासक रहता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फर्रुखसियर, जो कि जहांदार शाह का भतीजा है, इसके बाद शासक बनेगा, इसने जहांदार शाह की हत्या की थी। अब ये कहानी आगे रहेगी। इसके पहले मैं आप लोग को उत्तरवर्ती मुगल शासकों का ये क्रम दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनका क्रम। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। देखिए ये स्क्रीन, ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, और आप अपने मोबाइल को, स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि बीच से कैसे बड़ा होता है, जब आप इसे साइज को, पिक्चर को बड़ा करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर आपको दिख जाएंगी। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, दूसरा जहांदार शाह 1712 से 1713, तीसरा फर्रुखसियर 1713 में शासक बनता है, 1719 तक रहता है। चौथा शासक रफी-उद-दर्जात, जो कि सबसे कम उम्र तक, ये सबसे कम समय तक मुगल बादशाह रहा है, रफी-उद-दर्जात 24 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक। इसके बाद रफी-उद-दौला, जो कि 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक है, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्षय रोग और पीलिया से इनकी मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद से मोहम्मद शाह शासक बनता है 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो ये 11वें शासक का उत्तरवर्ती मुगल का क्रम याद रखिएगा, ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद लंपट मूर्ख नाम से प्रचलित, क्या? लंपट मूर्ख,
इतिहास के पन्नों में लंपट मूर्ख नाम से कौन प्रचलित है? जहांदार शाह। तो लंपट मूर्ख नाम से प्रचलित जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह को शासन से वैसे भी मतलब नहीं रहता है, इसके पूरे शासनकाल पर इसकी प्रेमिका लाल कुंवर का पूरा प्रभाव रहता है। ये याद रखिए, किसका? लाल कुंवर का। आमेर के राजा जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी। एक प्रश्न यहाँ पे बार बार पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दूं। दो चीजें, जैसे सवाई राजा मिर्जा, ठीक, या मिर्जा सवाई राजा जय सिंह, ये मिर्जा, ये दो अलग अलग है। मिर्जा की उपाधि जय सिंह को जहांदार शाह ने दी थी, जबकि सवाई राजा की उपाधि फर्रुखसियत ने दी थी। तो याद रहेगा, सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियत ने। और मिर्जा की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? तो जहांदार शाह ने। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपको ये चीजें स्मरण होंगी। तो यहाँ पे जहांदार शाह के बारे में मैंने कुछ चर्चा की। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है और शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा गया है। जहांदार शाह ने जजिया कर की वसूली बंद करा दी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सैयद बंधुओं का नाम यहीं से मुगल इतिहास में आता है। सैयद बंधु, जो कि दो नाम है, एक अब्दुल्ला खां, एक हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये दोनों भाई थे और इन्हें मुगल कालीन इतिहास में, यानी उत्तर मुगल कालीन इतिहास में ये किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। 1713 से लेकर 1720 के बीच में जितने भी शासक हुए, मुगल बादशाह हुए, उनको मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन सैयद बंधुओं ने ही अदा की थी। सैयद बंधुओं ने ये के साथ मिलकर फर्रुखसियत ने जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। 11 फरवरी 1713 में फर्रुखसियत जहांदार शाह का भतीजा था, जिसने ये जहांदार शाह की हत्या की। तो दिमाग में रहेगा आपके। चलिए डेट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, फिर मैं दोहरा दूँ। 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या फर्रुखसियत, उसके भतीजे फर्रुखसियत ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर की। इसके बाद फर्रुखसियत जो शासक बनता है 1713 से 1729, इस समय वास्तविक शासक तो सैयद बंधु ही रहते हैं। फर्रुखसियत तो एक नाम मात्र का है। फर्रुखसियत को घृणित कायर की उपमा दी गई है। किस नाम से? घृणित कायर। ये सब पूछा जाता है। फर्रुखसियत को क्या कहा गया इतिहास के पन्नों में? घृणित कायर। तो घृणित कायर, यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है 1717 का फर्रुखसियत के बारे में। 1717 में एक शाही फरमान जारी करके फर्रुखसियत ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फर्रुखसियत ने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी 1716 ईस्वी में। इसके बाद की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि फर्रुखसियत, जो कि अब सैयद बंधुओं से लगातार ऊब चुका था और अपना स्वतंत्र शासन चाहता था, तो फर्रुखसियत ने सैयद बंधुओं को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। लेकिन ये खबर सैयद बंधुओं को पता चल गई और इस तरीके से 1729 में 28 अप्रैल को सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियत की हत्या करवा दी और इसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया। कब? 28 अप्रैल 1729 को, जो कि सैयद बंधु थे, किंग मेकर थे। इसके बाद से उन्होंने रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया बड़ा कम समय के लिए, जो कि क्षय रोग से रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं रफ़ी-उद-दरजात, जो कि ये सबसे कम समय तक मुगल बादशाह रहा है। रफ़ी-उद-दरजात किससे मृत्यु हो गई? टीबी से मृत्यु हो गई, क्षय रोग से मृत्यु हो गई। इसके बाद रफ़ी-उद-दौला शासक बनता है। रफ़ी-उद-दौला को किंग मेकर के रूप में सैयद बंधुओं ने बैठाया था। ये बहुत कम दिन, 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक ही शासक रहता है। और एक बात और मैं बता दूं कि रफ़ी-उद-दौला जो है वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी। कौन सी उपाधि? शाहजहां द्वितीय। ठीक। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु पेचिश रोग से हो जाती है। रफ़ी-उद-दौला के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है 1719 ईस्वी में। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। ये भी प्रश्न ध्यान में रखिएगा, क्या? रोशन अख्तर था।
1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क, ये देखिए निजामुल मुल्क, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शाह के समय अब धीरे धीरे प्रांतीय शासकों जो प्रदेश थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे। मोहम्मद शाह के समय ही ढेर सारे प्रांतीय प्रदेश बने थे। मोहम्मद शाह के समय जो एक हैदराबाद की स्थापना हुई थी, हैदराबाद की स्वतंत्र रियासत की स्थापना हुई थी, जिसे चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क ने यह स्थापना किया था, जो कि मोहम्मद शाह के समय वजीर भी था। इसने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। ध्यान रखिए, हत्या करवाई मोहम्मद शाह ने। अब यहाँ पे किसने हत्या करवाई? मोहम्मद शाह ने। और हत्या किसने की? चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां ने 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क नाम से हैदराबाद ये निजामुल मुल्क की पदवी ग्रहण की और हैदराबाद की स्थापना की। इसी के समय में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। सादत खां ने अवध क्षेत्र की स्थापना की। इसके बाद से भरतपुर और मथुरा की स्थापना बदन सिंह ने की। रुहेलों ने रुहेलखंड की स्थापना की। ये सब स्वतंत्र सत्ताएं बनी। इसी के समय 1739 ईस्वी में एक युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। 13 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है। नादिर शाह का आक्रमण, ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण था। बड़ा विस्फोटक आक्रमण ये होता है। मोहम्मद शाह इसमें पराजित होता है और नादिर शाह जाते समय अपने साथ तख्ते ताउस, जो कि ये शाहजहां का मयूर सिंहासन था, तो तख्ते ताउस अपने साथ ले जाता है और साथ ही उसमें जड़ित कोहिनूर हीरा भी ले जाता है। इस तरीके से यहाँ एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुगल ये शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह को भारतीय इतिहास में रंगीला के उपनाम से संबोधित किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक। रंगीला के उपनाम से संबोधित किया जाता है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 ईस्वी में शासक बनता है, जो कि 1754 ईस्वी तक शासन रहता है। ये मोहम्मद शाह का एकमात्र पुत्र है अहमद शाह। इसकी माता का नाम उधम बाई है, वास्तविक नाम किबला ए आलम। किबला ए आलम इस वास्तविक नाम है और ये माफ़ कीजिएगा, उधम बाई वास्तविक नाम है, जिसकी पदवी किबला ए आलम को मिली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1748 ईस्वी में ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुर्रे दुरानी के नाम से जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। दुर्रे दुरानी, युग का मोती। दुर्रे दुरानी मतलब युग का मोती। किसे कहा गया है? तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किसका सेनापति था? तो नादिर शाह का। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दुर्रे दुरानी यानी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया है। पानीपत का तृतीय युद्ध में इसने मराठों को पराजित किया था, जिसकी चर्चा मैं अभी किए देता हूँ थोड़ी देर में। तो अहमद शाह के बाद 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय शासक बनता है, ठीक है। आलमगीर द्वितीय, देखिए आलमगीर प्रथम की अगर हम बात करें तो औरंगजेब को आलमगीर कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 तक शासक रहता है। इसके समय इसका वजीर जो है यही प्रमुख भूमिका में रहता है, इमाद उल मुल्क। इसके वजीर का नाम है इमाद उल मुल्क। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपनी वजीर इमाद उल मुल्क का कठपुतली बना रहा। इसी के समय आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध होता है, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। 1759 से लेकर 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक ये शासक रहता है, मुगल बादशाह रहता है। इसका वास्तविक नाम अली गौहर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। ये डेट याद रखिएगा सब,
14 जनवरी 1761 को, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, मराठी जो इस समय बड़े शक्तिशाली बनकर उभर रहे होते हैं और वो दिल्ली पर अपनी हुकूमत स्थापित करने की दिशा में अग्रसर भी होते हैं, लेकिन इस आक्रमण ने मराठों को तोड़ दिया। अगर वास्तव में आक्रमण नहीं हुआ रहता और मराठे दिल्ली पर अपनी हुकूमत बना पाए होते तो निश्चित रूप से अंग्रेजी सत्ता फिर भारत में इस तरीके से स्थापित होनी मुश्किल थी, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय की आगे की चर्चा करें तो इसके समय में एंटोनी पोलियर नामक फ्रांसीसी भारत आया था। एंटोनी पोलियर, ठीक, तो एंटोनी पोलियर नामक एक फ्रांसीसी यात्री भारत आया था। इसी के समय 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है, यानी वास्तविक संस्थापक, ये वास्तविक सत्ता अब अंग्रेजों को मिल जाती है भारत की। कुछ समय के लिए इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज भी शाह आलम द्वितीय को पेंशन 26 लाख की वार्षिक पेंशन देकर निर्वासित कर दिया जाता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद से अकबर द्वितीय शासक बनता है। 1806 ईस्वी में आपको बता दूं कि 1803 में शाह आलम द्वितीय वापस ये दिल्ली आता है और 1806 में अंग्रेजों द्वारा शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अकबर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया जाता है। प्रश्न है कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह यानी शासक बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो हम यहाँ पे कहेंगे अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय का शासन रहता है। इसने जो है एक फूलों वाली सैर नामक एक त्यौहार का आयोजन शुरू किया था, या त्यौहार शुरू किया था। कौन? फूलों वाली सैर। फूलों वालों की सैर जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, फूलों वालों की सैर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी और इन्हें ये अपनी पेंशन की बात करने के लिए ब्रिस्बेन यानी इंग्लैंड भी भेजा था, लेकिन पेंशन की बात से पहले ही ब्रिस्बेन में ही यानी इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई थी। इसकी चर्चा भी मैं जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाऊंगा तो राजा राम मोहन राय के बारे में वहाँ भी इसकी चर्चा करूंगा। इसके बाद से अकबर द्वितीय के बाद से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बनता है। बहादुर शाह जफर जो कि बहादुर शाह द्वितीय वास्तविक रूप में अगर हम कहें तो यहीं से अब मुगल सत्ता समाप्त होती है, क्योंकि अब यहाँ पे अंग्रेज घोषणा करते हैं कि बहादुर शाह जफर के बाद से अब कोई दूसरा मुगल बादशाह नहीं बनेगा और इस तरीके से बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। हुमायूं के मकबरे में ही बहादुर शाह जफर के बेटों को गोली मार दी जाती है, इनके सामने ही। बहादुर शाह जो कि द्वितीय जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे, ये शायरियाँ लिखा करते थे, तो बहादुर शाह द्वितीय ने बड़े ही ये मर्मस्पर्शी भारत को देखा था जिस समय इनके सामने इनके बेटों को गोली मारी गई। अंग्रेजी सत्ता भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो गई। 1857 का युद्ध हुआ और 1862 में अंततः रंगून में ही, बर्मा में, जो कि वर्तमान म्यांमार में, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय वास्तव में इतना बदनसीब था कि उसे अपने देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। ये पंक्तियाँ बहादुर शाह जफर के बारे में कही गई हैं। तो इस तरीके से मिर्ज़ा गालिब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहादुर शाह जफर के बारे में ये पंक्तियाँ मिर्ज़ा गालिब ने कही हैं। बहादुर शाह जफर और मिर्ज़ा गालिब समकालीन थे। इस तरीके से नवंबर 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और मुगल सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। अंग्रेजी हुकूमत अब यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अब मुगल बादशाह नामक कोई सत्ता भारत में नहीं बचती है। यहाँ मैं आपको ये बातें बता दूं कि मुगल सत्ता के जो पतन का वास्तविक कारण रहा वो कारण, वैसे तो किसी भी सत्ता के पतन के कोई एक कारण नहीं होते, लेकिन पतन का वास्तविक कारण औरंगजेब की जो धार्मिक उन्माद की नीति थी, जिसने जो है सभी हिंदू साम्राज्यों को
ये अंग्रेजों औरंगजेब के खिलाफ कर दिया था, मुगल सत्ता के खिलाफ कर दिया था। प्रांतीय सत्ताएं अब उतावली हो गई थी अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए, और जैसे ही कमज़ोर सत्ताएं आती हैं, यानी कमज़ोर मुगल बादशाह आते हैं, ये सभी प्रांतीय सत्ताएं अपनी अपनी स्वतंत्रता को स्थापित कर लेती हैं। इसी तरीके से औरंगजेब की दक्षिण की नीति भी कहीं ना कहीं ये कारण रही मुगल सत्ता के पतन की। अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारी तीसरा कारण बनते हैं। विदेशी आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण होता है जिसमें दिल्ली में काफ़ी तबाही मचती है। इसके बाद से आर्थिक शक्ति में भी काफ़ी ह्रास हो गया, काफ़ी कमी हो गई थी। अब जो है मनसबदारी जो व्यवस्था जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी, पहले जैसी नहीं रही, बहुत दोषपूर्ण हो चुकी थी। स्थानांतरण नीति जो मनसबदारों की थी वो बंद हो गई, मनसबदार भ्रष्ट हो गए, मनसबदार अब पहले जैसी ईमानदारी नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरीके से मुगल सत्ता के पतन का एक कारण मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त दोष भी रहा। सैनिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई और यहाँ मुगलों ने या मुगल बादशाहों ने नौसेना को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया, जो कि उनके पतन का एक कारण बना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। आज का ये लेक्चर उत्तर मुगलकालीन बादशाहों के लिए था। उत्तर मुगलकालीन बादशाहों का क्रम पूछ देता है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसके अलावा ये 3 युद्ध, जजाऊ, करनाल और पानीपत का युद्ध भी आपको मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे अपेक्षा रहती है कि आप हमारे लेक्चर को लाइक करेंगे, न केवल बल्कि उसे अपने यार दोस्त और मित्रों तक फॉरवर्ड भी करेंगे। व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों द्वारा, स्टेटस और अन्य माध्यमों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर बढ़ते हैं तभी जो है ये लेक्चर प्रोवाइड करने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसलिए आपसे ये अपेक्षा हमेशा बनी रहेगी। और ध्यान रखिए, अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं हमारे पूरे लेक्चर को तो निश्चित रूप से परीक्षा आपकी नहीं रुकेगी, प्री और मेंस दोनों में, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। फिर अगले लेक्चर के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।